सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा के लिए आई अच्छी खबर। जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है सीज फायर का दूसरा फेज। गजा से निकलेगी इसराइली फौज। जर्मनी ने गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स से दूरी बनाई, फोर्स भेजने से किया इनकार। सोमालीलैंड को मुल्क मानने वाला पहला मुल्क बना इसराइल। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नया सियासी तूफान, मिस्र, तुर्की और जिबूती ने किया खारिज। भेड़ चोर निकले इसराइली सेटलर्स, वेस्ट बैंक में 150 भेड़ें लूटकर हुए फरार। ब्रिटेन के रिटायर्ड जनरल्स ने ब्रिटिश हुकूमत को दी वार्निंग, कहा इसराइल को हथियार बेचना वॉर क्राइम्स में साझेदारी। 2025 को कहा जा रहा है ईरान के लिए फांसियों का साल, 1900 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी। रिपोर्ट में लगा ईरान पर बड़ा इल्जाम। हिजबुल्लाह ने किया ऐलान, लेबनानी आर्मी से नहीं लड़ेंगे जंग, पहले फेज में छीन लिए गए हथियार। और यमन में सऊदी यूएई के बीच बढ़ गई टेंशन, एसटीसी पर सऊदी अरब के हमलों की तस्दीक, कई लोगों की मौत, लेकिन सब कुछ पोशीदा। शुरुआत करते हैं इस शो की। गजा के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा सीज फायर का दूसरा फेज नए साल की शुरुआत में यानी जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। इसराइली चैनल 13 का कहना है कि अमेरिका ने इसराइल को और रीजनल मीडिएटर्स को ये बता दिया है कि डील का अगला स्टेज अब ज्यादा दूर नहीं है। चैनल ने एक सीनियर इसराइली ऑफिशियल के हवाले से कहा कि अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने साफ तौर पर इन्फॉर्म कर दिया है कि गजा एग्रीमेंट का सेकेंड फेज अर्ली जनवरी यानी जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ही शुरू होगा। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी जोड़ा गया है कि इसराइली ऑफिशियल्स के बीच इसको लेकर बेचैनी बहुत है। चैनल 13 के मुताबिक इसराइल को डर है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गजा में फ़लस्तीनी लड़ाकों, चाहे वो किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट को हो, उनको निहत्था किए बिना, उनके हथियार लिए बिना ही दूसरे फेज को आगे बढ़ाने का दबाव डाल सकते हैं। कौन? ट्रंप। तो ये डर किसको है? इसराइल को। फिलहाल जमीन पर नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या ये दूसरा फेज वाकई शुरू होता है, और अगर होता है तो क्या इससे गजा में रुकी हुई सांसों को कुछ सुकून मिल पाएगा। क्योंकि इस दूसरे फेज में ये तय है कि ग्रेजुअली, हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता इसराइली फौज को गजा से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन हमें इसराइल काट्स, जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल है, उसकी बात याद रखनी होगी कि आईडीएफ कभी भी मुकम्मल तौर पर गजा से बाहर नहीं निकलेगी। गजा के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक अपडेट नहीं है जो मैंने आपको दी, बल्कि उम्मीद की एक हल्की सी किरण है। बाकी जो होगा वो होगा और सामने आ ही जाएगा। लेकिन सेकेंड फेज शुरू होने वाला है या शुरू हो सकता है जनवरी के पहले हफ्ते में, ये एक सुकून भरी खबर है। बढ़ते आगे, इस खबर के बरक्स मिस्र ने खुलकर इल्जाम लगाया है कि इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गजा सीज फायर के दूसरे फेज को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। मिस्र का कहना है कि इसराइली साइड जानबूझकर डील को आगे बढ़ने से रोक रही है और पूरे रीजन में टेंशन भड़काने का प्लान बना रही है। पहली खबर में यही बेचैनी का सबब था। मिस्र की स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस के हेड दिया राशवान ने एक मिस्री न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि नेतन्याहू हर मुमकिन तरीके से एग्रीमेंट के सेकंड स्टेज से बचना चाहता है। वो नहीं चाहता कि सेकंड फेज या सेकंड स्टेज इस सीजफायर का शुरू हो और आईडीएफ बाहर निकले। राशवान के मुताबिक इसराइल अमेरिका का ध्यान गजा से हटाकर ईरान, सीरिया और लेबनान जैसे दूसरे रीजनल मसलों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। राशवान ने कहा कि नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के बीच मौजूद टेंशन का फायदा उठाकर बाहर का टकराव खड़ा करना चाहता है, ताकि हालात दोबारा बिगड़े और गजा में जंग लौट आए। मिस्र का साफ कहना है दोस्तों कि अगर ये चाल कामयाब होती है तो सिर्फ गजा ही नहीं, पूरा रीजन एक बार फिर आग की तरफ धकेला जा सकता है। सीज फायर के सेकेंड फेज की उम्मीदों के बीच ये इल्जाम बता रहे हैं कि डील के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अब भी नेतन्याहू की बदनीयत बनी हुई है। जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो गजा में बनने वाली किसी भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा। बर्लिन में जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर योहान वाडेफुल ने कहा कि सीजफायर के बाद जिस गजा स्टेबलाइजेशन मिशन की बात चल रही है, जिसमें कई ममालिक के फौजी शामिल होंगे, उसमें जर्मनी ना तो अपना कोई फौजी भेजेगा, ना उस फोर्स को ट्रेनिंग देगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को, और ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ही होगा। वाडेफुल ने यह माना कि पीस प्लान को जमीन पर अमल में लाना, लागू करना एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है
और इसमें सब्र रखना होगा, लेकिन फिलहाल इसमें जर्मनी का कोई मिलिट्री या सिक्योरिटी रोल तय नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, गजा के फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, लेकिन मैदान में उतरने को लेकर बड़े मुल्क अभी भी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। जर्मनी के आगे ना आने की वजह एक ये भी है कि वो अपने दोस्त इसराइल की मुमकिना जुल्म जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उसके खिलाफ गजा की जमीन पर खड़े होकर बोल नहीं पाएगा। यह भी मसला है। अब सुनिए एक मजेदार खबर। खुद जिस इसराइल को आज भी दुनिया के कई मुल्क पूरी तरह तस्लीम नहीं करते, वही इसराइल अब एक ऐसे इलाके को मुल्क मानने वाला पहला मुल्क बन बैठा है जिसे ज्यादातर दुनिया अब तक मुल्क ही नहीं मानती। आप भी कहेंगे क्या पहलियां मुल्क नहीं मानती है, ऐसे मुल्क वैसे मुल्क। सुनिए, मेरा इशारा है सोमाली लैंड की तरफ, और ये कदम रीजन की रियासत में नया तूफान खड़ा कर सकता है। जुमे के रोज इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद साख्ता रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी, तस्लीम कर लिया। यह फैसला सीधे तौर पर सोमालिया की सख्त मुखालफत को चैलेंज करता है, जो बरसों से सोमालीलैंड की अलग शिनाख्त, अलग पहचान के खिलाफ खड़ा है। वही कहता है ये हमारा हिस्सा है, अलग कैसे हो गया। वेस्ट बैंक को ये तस्लीम नहीं करेंगे, फिलिस्तीन को तस्लीम नहीं करेंगे, सोमालीलैंड को कर लिया। इसराइल की तरफ से कहा गया कि सोमालीलैंड के साथ एग्रीकल्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में फॉरेन कॉपरेशन शुरू किया जाएगा, यानी पैसा लगाया जाएगा, ताकि फिर कोई सोमालीलैंड को अलग मुल्क ना मानने वाली जमात ना खड़ी कर सके। बयान में सोमालीलैंड के लीडर अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही की तारीफ भी की गई नेतन्याहू की तरफ से, और उसे इसराइल आने का दावतनामा भी थमाया गया। लेकिन सवाल सीधा है दोस्तों, जिस इसराइल की अपनी वैलिडिटी पर आज भी बहस चलती है, वही इसराइल अब दूसरों को वैलिड होने की रसीद बांटने लगा। लो लो लो, तुम भी वैलिड हो। जाहिर है ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये अपने जैसे कंट्रोवर्शियल मुल्कों का ग्रुप तैयार करने की कोशिश है, जहां तन्हाई में खड़े मुल्क एक दूसरे को तस्लीम करके अपनी अपनी मौजूदगी का सबूत गढ़ते हैं। आ जाओ, रीजन की सियासत में यह कदम आगे क्या रंग दिखाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर वेस्ट एशिया तक नई बहस जरूर छेड़ दी है, और उस बहस की झलक अगली खबर में मिलेगी। सोमालिया, मिस्र, तुर्की और जिबूती ने इसराइल के सोमालीलैंड को मान्यता देने के फैसले पर सख्त एतराज जताया है। मिस्र की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक चारों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने फोन कॉल में इस कदम को सोमालिया की यूनिटी, सॉवरेनिटी यानी एकता, अखंडता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सीधा हमला बताया है। बयान में साफ कहा गया कि सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली फैसला हम नामंजूर करते हैं, और चारों मुल्क सोमालिया की यूनिटी के साथ खड़े हैं। सोमालिया का कोई अलग हिस्सा नहीं है जिसे कोई अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम कर ले। ये नेतन्याहू को सीधा मैसेज था, जामे में रहो। अब गजा की दिक्कतों और मुश्किलों से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी खबरें सुन लीजिए। फ्यूल की किल्लत ने गजा के एक बड़े अस्पताल को घुटनों पर ला दिया है। सेंट्रल गजा के नुसैरत एरिया में मौजूद है अल अहदा हॉस्पिटल। इसने ऐलान किया है कि डीजल की सख्त कमी की वजह से उसे अपनी ज़्यादातर सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ रही हैं। 2 साल से ज़्यादा तक चली जंग की वजह से तबाह हो चुके गजा में ये अस्पताल इस वक्त करीब 60 पेशेंट्स का इलाज कर रहा है जो वहाँ भर्ती हैं, जबकि रोज़ाना करीब 1000 लोग मेडिकल मदद के लिए इस अस्पताल में पहुँचते हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि अस्पताल सिर्फ कुछ बेहद ज़रूरी डिपार्टमेंट्स ही चला रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के मुताबिक इस वक्त सिर्फ इमरजेंसी यूनिट, मैटरनिटी वार्ड, जच्चा बच्चा और पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों का ऑपरेशनल जो डिपार्टमेंट है वो ऑपरेशनल है। इन सर्विसेज को किसी तरह जिंदा रखने के लिए अस्पताल को एक छोटा जनरेटर किराए पर लेना पड़ा है। बिजली तो है नहीं 2 साल से। आम हालात में अल अहदा हॉस्पिटल को रोजाना 1000 से 1200 लीटर डीजल की जरूरत होती है, लेकिन इस वक्त उसके पास सिर्फ 800 लीटर फ्यूल बचा है, यानी हर घंटे के साथ खतरा और बढ़ता जा रहा है। भेड़ चोर हैं इस्राएली सेटलर्स, और ये बात अब किसी इल्जाम तक महदूद नहीं रही। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में रमल्ला के करीब एक फ़लस्तीनी शीप फार्म यानी भेड़ों के फार्म पर इल्लीगल इस्राएली सेटलर्स ने कल हमला किया, मजदूरों को पीटा और करीब 150 भेड़ें चुरा कर ले गए। तभी तो मैंने पहली लाइन बोली,
भेड़ चोर हैं इसराइली सेटलर्स। आपने सही सुना होगा, यानी फिलिस्तीनियों की जमीनों पर डाका डालने वाले अब उनके जानवर भी चुरा ले जा रहे हैं। लोकल सोर्सेस के मुताबिक जुमे की सुबह सेटलर्स ने रामल्ला के करीब दीर दीवान कस्बे में धावा बोला। भेड़ों के फार्म में घुसते ही 2 फार्म वर्कर्स पर हमला किया, उन्हें जख्मी किया और इसके बाद 150 भेड़ें गाड़ियों में लादकर ये जा वो जा फरार हो गए। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट है। सोर्सेस का कहना है कि दीर दीवान पहले भी ऐसे हमलों का निशाना बनता रहा है। यहां बार बार भेड़ चोरी, गाड़ियों और दुकानों में आगजनी और फिलिस्तीनी आवाम पर हमले होते रहे हैं। मकसद एक ही बताया जा रहा है, लोगों की रोजी रोटी तबाह करो ताकि वो अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। दोस्तों, वेस्ट बैंक में इस वक्त करीब 7.5 लाख इलीगल इसराइली सेटलर्स रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 2.5 लाख ईस्ट यरूशलेम में बसे हुए हैं। ये सेटलर्स लगभग रोजाना किसी न किसी तरह से फिलिस्तीनियों पर हमला करते रहते हैं। कई मुल्कों में कुछ सेटलर्स बैन हैं। कई अखबारों में, खुद इसराइली अखबारों में इन्हें एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी तक कहा जाता है। कई मुल्कों में इन्हें दहशतगर्द भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी बावजूद इसकी, इतनी बदनामी के बावजूद, इसराइली हुकूमत और IDF कभी भी इनको एक गोली नहीं मार के रोकती कि इनमें जो है वो डर बैठ जाए। हाँ, इन्हें जो रोकते हैं उन पर गोली चल जाती है। ब्रिटेन की आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स ने ब्रिटेन की कीर स्टारमर हुकूमत के सामने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। यह खबर ध्यान से सुनिएगा। 4 साबिक सीनियर आर्मी अफसरों ने PM कीर स्टारमर को चिट्ठी लिखकर इसराइल को हथियार बेचने पर पूरा बैन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि गजा में जंग और सीजफायर के नाम पर चल रहे खेल के बीच बिजनेस एज यूजुअल मोड पर लौटना ब्रिटेन के सीधे तौर पर वॉर क्राइम्स में साझेदार बनने जैसा है। वो सीधे वॉर क्राइम्स का साझेदार बना सकता है ब्रिटेन को। इन अफसरों ने सिर्फ हथियारों की बिक्री रोकने की ही नहीं, बल्कि इसराइल से हर तरह के मिलिट्री टाइज खत्म करने की अपील की है, जिसमें इसराइली ओन्ड या इसराइली के मालिकाना हक वाली या सपोर्ट वाली डिफेंस कंपनी से दूरी भी शामिल है इस अपील में। इन साबिक ब्रिटिश जर्नल्स का कहना है कि हालात इतने नाजुक हैं कि आधे अधूरे कदम नहीं बल्कि साफ और सख्त फैसला चाहिए। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये वार्निंग सीधे ब्रिटिश हुकूमत के ज़मीर पर एक ऐसी दस्तक है जो ये कहती है कि या तो हथियार रोको या हिस्ट्री में गलत साइड खड़े होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि हिस्ट्री तुम्हें दर्ज जरूर करेगी। ईरान में फांसी देने का रिकॉर्ड बन गया है। ईरान में 2025 फांसी के नाम रहा, ये लिखा जा रहा है। एक US बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कम से कम 1922 लोगों को फांसी दी गई ईरान में, जो पिछले साल से दोगुने से भी ज्यादा है और पिछली एक दहाई का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी यानी HRANA की रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 के मुकाबले फांसियों में 106% का उछाल आया 2025 में। रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 10 लोगों को सरेआम फांसी दी गई सड़क पर, जबकि ज्यादातर मामलों में सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह कही गई इस रिपोर्ट में कि 95% फांसियों का कोई ऑफिशियल ऐलान तक नहीं किया गया, खबर तबड़ में दे दी गई। ना ही स्टेट मीडिया में जिक्र आया, जिसे HRANA ने पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी की कमी करार दिया है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि साल 2025 में 168 नए लोगों को मौत की सजा सुनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ ईरान ने कम से कम 56 मामलों में डेथ सेंटेंस बरकरार रखी। कुल मिलाकर रिपोर्ट कहती है कि आंकड़े बता रहे हैं कि ईरान में सजाए मौत का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। इधर ईरानी निजाम का कहना है कि इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो इसराइल जैसे दुश्मन मुल्कों के लिए जासूसी कर रहे थे, जिनकी वजह से IRGC के बहुत से कमांडर, साइंटिस्ट और बहुत से मेहमान मारे गए। जबकि मुखालफिन का इल्ज़ाम यह है कि ईरानी निज़ाम उन लोगों को हमेशा के लिए खामोश करवा रहा है जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेबनानी आर्मी से हिजबुल्लाह नहीं लड़ेगा, यह ऐलान हो गया है। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो लेबनानी आर्मी से किसी भी तरह के टकराव की राह पर नहीं जाएगा और मुल्क के अंदर फूट पैदा होने नहीं देगा, आपस में नहीं लड़ेगा। बेरूत में हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह शेख अली दामूश ने ये 2 टूक पैगाम देते हुए कहा कि लितानी दरिया के साउथ में लेबनानी आर्मी के कदमों को इसराइली हमलों की रोकथाम और कब्जे वाले इलाकों से वापसी से जोड़ने के दावे अब वक्त के साथ साथ खुद ब खुद ढह चुके हैं।
आर्मी, उन्होंने कहा कि आर्मी ने अपना काम आगे बढ़ाया, यहां तक कि जिसे पहला फेज कहा जा रहा है वो लगभग पूरा होने को है, लेकिन ना इसराइली हमले रुके, ना ही किसी किस्म की वापसी हुई। उल्टा इसराइली हमले और तेज हो गए और आर्मी के उठाए गए कदमों की कोई परवाह नहीं की गई। दोस्तों, यहां जो कदमों लफ्ज के पीछे छुपाकर कहा जा रहा है वो आपको बता दूं। दरअसल जिस पहले फेज के पूरे होने की बात हिजबुल्लाह के लीडर कर रहे हैं, उसमें लेबनानी आर्मी ने साउथ लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार लेकर जमा कर लिए हैं। जी, यही कदम है। अब आगे बढ़ते हैं। अलमनार टीवी के मुताबिक शेख दामूश ने लेबनान की हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के तहत लेबनान की जिम्मेदारियों को इसराइली जिम्मेदारियों से अलग कर देना एक बड़ी गलती है, जिससे ऐसा लगने लगा है कि लेबनान अकेले ही समझौते पर अमल कर रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि लितानी दरिया के साउथ में जो कदम तय हुए हैं वो दो तरफा हैं। अगर लेबनान ने अपनी बात निभाई है, यानी हथियार जमा किए हैं, तो इसराइली साइड को भी वही करना होगा, पीछे जाना होगा। एक तरफा अमल कबूल नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच छुपी हुई दरार अब खुलकर सामने आती हुई दिख रही है, बल्कि फट कर आ रही है। यूएई के सपोर्ट वाले सेपरेटिस्ट गुटों ने इल्जाम लगाया है, बल्कि तस्दीक की है कि सऊदी अरब ने जुमे को हादरामौत में उनकी पोजीशन पर एयर स्ट्राइक्स की। हमने कल आपको खबर दिखाई थी, एयर स्ट्राइक्स के बाद भी हुई और अब यह खबर की तस्दीक है। यह हमला ठीक एक दिन बाद हुआ जब सऊदी अरब ने उनसे हाल ही में कब्जे किए गए इलाकों से पीछे हटने को कहा था, एसटीसी से। इन हवाई हमलों में किसी के मारे जाने की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन यह पता चला है मारे गए हैं लोग। खोली नहीं जा रही है तादाद। सालों की खामोशी के बाद हालात फिर से भड़कने का खतरा साफ साफ नजर आने लगा है। ये वही जंग है जो एक दहाई से ज्यादा वक्त से चल रही है और जिसमें सऊदी अरब और ईरान जैसे रीजनल प्लेयर सीधे या इनडायरेक्ट तौर पर कूदे हुए हैं यमन की जमीन पर। ईरान भी अलग नहीं है, हुथीज के पीछे, और अब इधर वाला ही गुट आपस में लड़ रहा है। सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी गुटों के इस आगे बढ़ने ने सऊदी अरब और यूएई दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों ही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत के अंदर अलग अलग और एक दूसरे के खिलाफ खड़े गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं। यमन में अब लड़ाई सिर्फ हुथीज के खिलाफ नहीं रही, बल्कि दोस्त कहलाने वाले मुल्कों के बीच भी मैदान गर्म होता दिख रहा है। ये थी कुछ खबरें, फैक्ट्स के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और न्यूट्रल रहते हुए आप तक पहुंचा दी। ना किसी की जय, ना किसी की गाली। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।